बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 214 मुलाहिज़ा फरमाएं। और जब तुम लिबास उरूसी में मेरे साथ इस घर में कदम रखोगी तो फिर ये घर हमारा नहीं होगा, हम इस घर के हो जाएंगे हमेशा के लिए। मैंने राबिया की तरफ देखा। चांदनी उसके रुख पर निसार हो रही थी और उसकी बंद आंखें ख्वाब को हकीकत की तरह देख रही थी। वो तसव्वुरात की तनक के चूल्हे में परवाज करती जा रही थी और खुशियों को आसमान के तारों की तरह अपनी झोली में भरती जा रही थी। इस माहौल और उसके सायरे हुसैन का तलिस्म बेखुदी का एहसास बनकर छा गया और उस वक्त का नक्श दायमी हो गया। मैंने अपनी खुशबख्ती पर नाज किया कि मैं अपने घर में हूँ और मेरे साथ मेरी मोहब्बत है और राबिया है जिसके उसने बेमिसाल से कायनात रोशन है और मेरे दिल में उछाला है। दूसरे लम्हे ये ख्वाब टूट गया जो हकीकत से ज्यादा हकीकी था। राबिया ने सर उठाकर मुझे देखा और आहिस्ता से मुस्कुराई। चांदनी कुछ और निखर गई, दिल कुछ और मचल गया, लेकिन मैं राबिया को देखता रहा। उसकी आंखों से मैं उसके दिल में उतर गया। मोहब्बत फाते आलम, मोहब्बत फाते आलम। चलो राबिया, मैंने चौंक कर कहा, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। क्या तुम रात से डरते नहीं सिकंदर? वो बोली, मैं बहुत डरती हूँ, मैं अकेली रह जाती हूँ ना, मुझे अपने साथ ले चलो या मेरे साथ चलो डॉक्टर लतीफ़ के घर। मैं वहां नहीं रह सकता राबिया, मैंने कहा, और तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकता। कल मैं फिर आऊंगा, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मोहसिन और शैला के घर ले चलूंगा और फिर तुम उनके साथ ही रहोगी। सच कह रहे हो? वो बोली, खाओ मेरी कसम। मैं तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूं कि कल तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मैंने उसे यकीन दिलाया। वादा करो आज रात तुम नहीं डरोगी, सुकून से सोती रहोगी। अगर नींद ना आई तो मैं तुम्हारी याद को साथ रखूंगी, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। वो बोली, और नींद आई तो तुम्हें ख्वाब में साथ रखूंगी। यह कैसी अजीब बात है सिकंदर कि यहाँ मुझे बिल्कुल डर महसूस नहीं होता, हालांकि यहाँ कितनी वीरानी है, अंधेरा है और खामोशी है। मगर डॉक्टर लतीफ़ के घर में सबके दरमियान रहकर भी मैं डरती थी, परेशान रहती थी। मुझे तो अभी भूख परेशान कर रही है, मैंने रोनी आवाज में कहा। अगर मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर कहीं बैठ के चिकन टिक्के ना खाए तो रात को ख्वाब में मुझे मुर्गे डराएंगे कि तुम्हारे लिए हम जान से गए और तुमने हमारे टिक्के चखे भी नहीं। राबिया हंस पड़ी। अगर तुम कहते कि चाइनीज खाने चलते हैं तो मैं इनकार कर देती। मैं खुद चिकन टिक्के खाने का इरादा करके घर से निकली थी और भूख मुझे उस वक्त ही लग गई थी और अपने साथ मुझे भी भूखा प्यासा लिए फिरती रही। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, चलो हटो, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, वरना तुम्हारा क्या है, ले जाओगी कहीं और, हमें जाना है दारुल कबाब। रात के 11 बजे मैंने बेख्याली में गाड़ी को डॉक्टर लतीफ़ की कोठी में मोड़ा। मैं राबिया के करीब और उसके साथ गुजरी हुई शाम के नशे में डूबा हुआ था कि मोश ने दाड़ कर हमला किया। मैं उछल पड़ा और मैंने बेइख्तियार मोश को उल्लू का पट्टा कहा। डॉक्टर लतीफ़ भी कमाल करते हैं, इसका नाम रख दिया मोश यानी चूहा। गधे के बराबर कुत्ता है, खरकार किस्म का नाम रखते, मैंने कहा और राबिया हंसी। गाड़ी की आवाज पर डॉक्टर लतीफ़ बाहर आए और उन्होंने मोश को भगा दिया। आप माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर साहब, मैंने नीचे उतर कर कहा। आपके पास आने वाले नफ्सियाती मरीज होते हैं, उनका तो नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता होगा। ये खतरनाक चीज रख दी है आपने अपने इस्तकबालिया पर। डॉक्टर लतीफ़ हंसने लगे। अरे भाई, वो शौक है हमारे वली अहद का, वैसे बहुत बेजरर चीज है। कौन? आपका वली अहद? मैंने कहा, बिल्कुल होगा, मगर ये जानवर, इसकी तो आवाज से हार्ट अटैक हो सकता है। आप ऐसा करें, सचमुच का चूहा पाल लें, वो वाकई बेजरर होता है। इसे मोश कहना ऐसा ही है जैसे बम को टॉफी कहना। राबिया फिर हंसी और डॉक्टर लतीफ़ का चेहरा मुसर्रत से दमक उठा। उन्होंने राबिया की खुशी का अंदाजा कर लिया जो हंसी में उसके लबों तक आई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले चांदी के रुपए के खोटे या असली सोने का अंदाजा उसकी खनक से किया जाता था। फर्श पर बजने वाली खालिस चांदी खुद अपनी पहचान बताती थी। कैसी रही तुम लोगों की शाम? डॉक्टर लतीफ़ ने अंग्रेजी में कहा। बहुत अच्छी। मैंने राबिया की तरफ देखा। क्या आपको अच्छी नहीं लग रही है? राबिया शर्मा के हंसी और अंदर गायब हो गई। मैं समझ रहा था कि तुम कामयाब रहोगे। डॉक्टर लतीफ़ ने कहा, कितनी कामयाबी हासिल हुई? 60% तो यकीनन हुई, अगर मुगालते से काम ना लूं। मैंने कहा, कल वो मोहसिन और शैला के घर जाना चाहती है। मेरा ख्याल है कि वहां रह के वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो तुम्हारे यकीन की नफी नहीं करता, मगर क्या वो वहां महफूज रहेगी? अगर मुझे 1% भी शुबा होता तो मैं ये रिस्क ना लेता। घर से महफूज तर जगह का मेरे ज़हन में तसव्वुरी नहीं, लेकिन यहाँ राबिया खुद को एक क्लिनिक में महसूस करती होगी। बेशक आपका रवैया और ये घरेलू माहौल हरगिज़ क्लिनिक वाला नहीं है, ये उसके दिमाग में तो हो सकता है। जहाँ वो जाना चाहती है वो अपने घर की तरह है। अपने घर लौट कर आने के बाद हर मरीज ज़हनी तौर पर खुद को सेहतयाब महसूस करता है। मैंने कहा, मैं तुमसे 100% इत्तफाक करता हूँ। जब उसे अपनाने वाले होंगे और वो माहौल से मुताबिकत पैदा कर लेगी तो सारे टूटे हुए रिश्ते कायम हो जाएंगे।
मगर एहसास तहफ़्फ़ुज़ की शर्त है, डॉक्टर लतीफ़ ने कहा। मैंने उनको शब बखैर कहा और गाड़ी को वापस ले गया। बेइख्तियार मेरी नज़र ऊपर के एक रोशन दरीचे पर पड़ गई। रोशनी के मुस्ततील टुकड़े में राबिया का पैकर हुसैन एक अक्से जमील की तरह नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और मैंने जवाब में हाथ हिला के दिल पर रख लिया। राबिया वही थी, मगर उसकी चाहत का एहसास नया था। इश्क की वारफतगी का नया लुत्फ था और शाम विसाल के बाद हिजर की शब की कसक में भी जो लज्जत आज़ार थी वो नहीं थी। मैं हुसैन के नशे और खुमारे इश्क में गुम था। मेरी नज़र में उसका चेहरा था और मेरे कानों में उसकी आवाज़। मुझे गिरदोपेश की खबर ही ना थी और मैं ज़हन के खुद कार अमल के ताबे गाड़ी को 60-70 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ाता जा रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो कार कहाँ से मेरे पीछे लगी। रात के 11:30 बजे सड़कें वैरान थी। शायद यही वजह थी कि एक जगह मोड़ काटते हुए मैंने रफ्तार कम की तो आदत के मुताबिक पीछे देखा। एक कार की हेडलाइट से सिवा मुझे कुछ नजर न आया। वो कार काफ़ी पीछे थी। चुनाचे मैंने इंडिकेटर लाइट नहीं दी और मुड़ गया। फिर मैंने देखा तो वो गाड़ी इतने ही फासले पर मुझे अपने पीछे नजर आई। मैंने रफ्तार कम की और 20-25 मील पर आ गया। वो गाड़ी उसके बावजूद पीछे रही। उसका फासला भी कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जो गाड़ी पहले 60-70 मील फी घंटा की रफ्तार से मेरा ताकुब कर रही थी, अब उसकी रफ्तार भी 20-25 मील कर ली गई थी, वरना चंद मिनट में मुझे ओवरटेक कर जाती। मेरा माथा ठिनका। तस्दीक के लिए मैंने फिर रफ्तार बढ़ाई। मेरे सामने एक सीधी और खाली सड़क थी जिस पर 70-80 मील फी घंटा की रफ्तार मुमकिन थी। मुझे उस सड़क पर 1 मील आगे जाकर फिर दाईं तरफ मुड़ना था, लेकिन मैं सीधा चलता गया। मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब पीछे आने वाली कार उसी तरह उतने ही फासले पर मौजूद रही। उसकी रफ्तार भी 80 मील हो गई थी और उस कार में जो भी था वो माहिर ड्राइवर था कि दूर होने के बावजूद अपनी रफ्तार को ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लेता था, लेकिन दरमियानी फासले में फ़र्क नहीं आता था। मेरे ज़हन से राबिया का ख्याल निकल गया और एक रूमानी शाम के पुरकैफ ख्यालात का बेड़ा गर्क हो गया। दुश्मन अचानक नमूदार हुआ था और उसके साथ ही खतरे का एहसास तमाम ख्यालों पर गालिब आ गया था। मेरा ज़हन चौकन्ना और मुस्तैद हो गया और मेरे जिस्म का रुआं रुआं मुकाबले के लिए खड़ा हो गया था। फौरी तौर पर मुझे एक ख्याल ये आया कि ताकुब करने वाले कौन हो सकते हैं। शिकारी थे तो कौन से शिकारी? सबसे पुराने और ख़तरनाक शिकारी चौधरी दिलावर एंड कंपनी वाले थे। दूसरे शिकारी कानून के मुहाफिज थे जिनको हर जगह और हर वक्त एक मफरूर इश्तियारी मुजरिम सिकंदर बख्त की जुस्तजू थी। अब तीसरी किस्म की शिकारी सामने आ चुके थे जो मेरी ज़ात के दुश्मन नहीं थे, मेरे वतन के दुश्मन थे, लेकिन उनके अज़ाइम की राह में खायल हो के मैं उन्हें अपना दुश्मन बना चुका था। ये कर्नल जगन्नाथ, सेवक और साधु राम के हवाले से पहचाने जाने वाले शिकारी थे। साईं पापड़ वाले और दिलरुबा के अड्डे की तबाही के बाद अगर ये शिकारी भी मेरे पीछे लग चुके हों तो अजब नहीं। वो इंटेलिजेंस के लोग थे और उनके मुखबर व मुआवन हमारे दरमियान मौजूद थे। उनके लिए मेरा सुराग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये तीसरी किस्म के शिकारी अपनी खूनरेजी और तबाहकारी की सलाहियत के एतबार से पहले नंबर पर आते थे। इनके लिए एक फर्द या एक घर कोई हैसियत नहीं रखता था। एक बस्ती को अपने मजमूम अज़ाइम की भीड़ चढ़ा सकते थे और उनका मुकाबला करना सबसे मुश्किल था। दूसरा ख्याल मुझे ये आया कि आखिर ताकुब करने वाले कब से मेरे पीछे हैं। मैं तो राबिया के साथ दुनिया और माफिया से गाफिल और बेगाना हो गया था। क्या वो हर जगह मेरे पीछे थे? लेकिन बाजारों और सड़कों की ट्रैफिक में वो नुमाया ना हुए थे। उनका इरादा मेरी जान लेने का होता तो वो उसी वक्त गोलियां बरसाते हुए निकल जाते जब मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की थी। लेकिन वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से मेरे पीछे लगे हुए थे। उनका मकसद कुछ और था। मैंने एक मोड़ काटा और तकरीबन 2 फरलांग तक निस्बतन छोटी सड़क पर चलने के बाद दूसरी बड़ी सड़क पर मुड़कर वापस हो गया। ये दूसरी सड़क पहली सड़क के मुतवादी थी। मुझे इस कार डीलर का ख्याल भी आया, क्या उसने उस्ताद पीडर को बता दिया था कि गाड़ी सिकंदर बख्त ले गया? रजाकाराना तौर पर ना सही उसने गन पॉइंट पर यह इतला देकर अपनी जान बचाई होगी। अगर ऐसा ही हुआ तो कल उस खबीस की खैर नहीं। अभी तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। मेरी नजर ने अचानक बाएं हाथ पर एक कोठी देखी जिसके 2 दरवाजे थे, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए। गेट खुला हुआ और खासा कुशादा था और उसके ऊपर लाइट सी, चुनाचे रास्ता साफ दिखाई देता था। गुजरते गुजरते मैंने ये भी देख लिया कि अंदर पोर्टिको में कोई गाड़ी नहीं है और गेट पर चौकीदार नहीं है। मैं कोठी को ज़हन में रखते हुए सीधा गुजर गया। मेरे ज़हन में एक स्कीम आ रही थी, लेकिन उस पर अमल करने से पहले मैं हर किस्म की इम्कानात पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहता था। मैंने चलने में गहरे सांस लिए और गाड़ी की रफ्तार कम करके सुकून से बैठ गया। तकरीबन 100 गज के बाद एक चौक सा आ गया जिसमें दाईं और बाईं जानिब 2 गलियां थी। बाईं तरफ के बारे में मेरे ज़हन में कोई नक्शा नहीं था, लेकिन दाईं जानिब मुड़ जाने के बाद मुझे फिर उसी बड़ी सड़क पर पहुंच जाने की उम्मीद थी जिससे मैं चंद मिनट पहले गुजरा था।
इस बात को यूं समझा जा सकता है कि मैंने एक मुस्ततील में सफर किया जिसके दो मुतवादी ज़ले 2 फरलांग लंबी और ज्यादा चौड़ी सड़कों पर मुश्तमिल थे और चौड़ाई के रुख के दोनों ज़ले पतली गलियां या बाई लैन थी जो 100 गज या उससे कुछ कम लंबी होंगी। एक बार फिर मैं बड़ी सड़क पर पहुंचा तो बोर्ड काटते हुए मैंने दूसरी कार को देखा। वो 50-60 गज पीछे थी और ताकुब करने वाले बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दे रहे थे। मेरा पूरा चक्कर तकरीबन 1.25 मील बनता था और पीछे आने वाले बेवकूफ नहीं थे। वो यकीनन समझ चुके होंगे कि मुझे ताकुब का इल्म हो गया है और मैंने जानबूझकर उन्हें चक्कर दिया है। अब मैं फिर उस रास्ते पर दूसरी बार रवां था जिस पर से 5-10 मिनट कबल गुजरा था। मेरा मंसूबा मेरे ज़हन में मुकम्मल हो गया था और उसके तमाम खतरात को सामने रखते हुए मैंने भी इस पर अमल का फैसला कर लिया था। मैंने स्पीडोमीटर पर निगाह डाली। मेरी रफ्तार 30 मील फी घंटा थी। 2 फरलांग बाद में दाईं तरफ मुड़ा और बाई लैन में 100 गज का फासला तय करने के बाद फिर दाईं तरफ मोड़ काट कर बड़ी सड़क पर आ गया। ये उसी महदूद इलाके में मेरा दूसरा चक्कर था जिसकी हदबंदी 4 सड़कों से होती थी। वो कोठी जिसके 2 गेट खुले हुए थे अपनी मखसूस साख्त की गेट लाइट्स के बायस मुझे दूरी सी नजर आ गई थी। मेरे दुश्मन अभी पीछे थे। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने एक्सीलरेटर को दबाया और फॉक्सवैगन जिसके इंजन की पिकअप का मुकाबला बहुत कम गाड़ियां कर सकती हैं अपनी कुव्वत में गरजा। गाड़ी किसी चीते की तरह जस लगा के बढ़ी और वहीं सेकंड से भी कम वक्त में उसकी रफ्तार 80 मील तक पहुंच गई। इससे पहले कि मेरे पीछे आने वाली कार पिछला मोड़ काटती मैं कोठी के पहले गेट में दाखिल हो चुका था। अंदर जाते हुए मैंने रफ्तार को काबू में रखने के लिए ब्रेक पर पांव का पूरा दबाव डाल दिया था। गाड़ी के पहियों की गर्दश रुक गई मगर गाड़ी अपने जोर में घिसटती हुई बढ़ती गई। टायर खुरदरी जमीन पर रगड़ खाकर घूम गए और गाड़ी खुद ब खुद 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ गई। इतनी ज्यादा रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगाने से यही होता है। ड्राइवर पहले से तैयार हो और होशियार हो तो गाड़ी को घूम जाने के बावजूद संभाल लेता है। हमवार सतह वाली सड़क पर गाड़ियां इस हद तक भी घूम जाती हैं कि उनका रुख पलट जाता है और सतह हद से ज्यादा चिकनी हो तो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी उलट सकती है या कई कलाबाजियां खा सकती हैं। या मेरी तवक्को के मुताबिक नामवार कंकरों की नीम पुख्ता सड़क पर गाड़ी ने थोड़ा सा टर्न लिया तो मैंने ब्रेक पर से पांव हटा लिया और गाड़ी फिर आगे बढ़ी। गेट के अंदर मुझे एक नीम दायरा सा नजर आया। पहले गेट से शुरू होने वाला रास्ता पोर्टिको से निकलता हुआ दूसरे गेट तक जा रहा था और ये निस दायरा कोठी की चौड़ाई तक फैला हुआ था। मैं पोर्च के नीचे से गुजरा और दूसरे गेट पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली मगर इंजन बंद नहीं किया। मेरे आवाज अब उस शिकारी से ज्यादा बेदार थे जो अंधेरे सुनसान जंगल में किसी मचान पर बैठा शेर के करीब आने की सारी अलामात नोट कर रहा हो। मैंने इस यकीन पर जुआ खेला था कि मेरा पीछा करने वालों ने मुझे कोठी के गेट में गायब होते नहीं देखा होगा और वो सड़क को अचानक खाली पा के हैरान भी हुए होंगे और परेशान भी कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एहतियातन मैंने गाड़ी की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी और गाड़ी का सुर्ख रंग रात की स्याही का हिस्सा बन गया था। फॉक्सवैगन की इंजन ने कोठी के अंदर रहने वालों को अपनी आमद की इतला अपनी आवाज से दे दी थी लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं निकला था। इसका अंदाजा मुझे यूं हुआ कि पोर्च की लाइट ऑन हो गई थी। मैं आवाज पर कान लगाए बैठा रहा। चंद सेकंड की इंतजार का ये वक्फा बहुत मुख्तसर होने के बावजूद इंतहाई आसाब शिकन साबित हुआ। जो कुछ मैं करना चाहता था उसमें मेरी कामयाबी का इंतजार मेरे अंदाजे की दुरुस्तगी पर था। 1 सेकंड के फर्क से भी मेरा निशाना खता हो सकता था। मैं एक पांव से क्लच दबाए और दूसरा पांव एक्सीलरेटर पर रखे उसी तरह बैठा था जैसे शिकारी बंदूक के ट्राइगर पर उंगली रखे निशाना लिए शिकार के उस जगह तक पहुंचने का इंतजार करता है जहां उस पर चलाई जाने वाली गोली का खलाकत अफरी असर यकीनी हो और ज्यादा से ज्यादा हो। चंद सेकंड के बाद मैंने उस कार की आवाज को बहुत करीब से सुना। उसकी हेडलाइट से पहले वाले गेट के सामने का कुछ हिस्सा रोशन हुआ। फिर मैंने कार को पहले गेट के सामने से गुजरते देखा। पहले और दूसरे गेट का दरमियानी फासला मुश्किल से 30 गज था। मेरे दिमाग के कंप्यूटर ने आज खुद मुझे इतला दी कि दूसरे गेट के सामने से वो गाड़ी कितनी देर बाद गुजरेगी। बिल्कुल ठीक वक्त पर उसी खुद कार ज़हनी निज़ाम से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला और मैंने अल्लाह का नाम लेकर क्लच पर से पैर हटा लिया। एक्सीलरेटर पर दबाव पड़ते ही गाड़ी अंधेरे में से यूं बाहर निकली जैसे गात में बैठा हुआ खून ख्वार दरिंदा अपने शिकार को सामने से गुजरते देखकर झपटता है। ऐन उसी वक्त जब वो कार दूसरे गेट के सामने थी फॉक्सवैगन ने पूरी कुव्वत के साथ उसकी साइड में टक्कर मारी। आगे फॉक्सवैगन का इंजन नहीं था, खाली डिक्की और उससे आगे बहुत मजबूत बम्पर था। बम्पर दूसरी कार के अगले दरवाजे पर लगा तो एक खौफनाक धमाका हुआ। मैं इस तसादुम के लिए तैयार था, चुनाचे मैंने सर और सीने को बचाने की कोशिश में स्टीयरिंग पर दोनों कोनियां टिका दी थी और कुछ चुक गया था। फिर भी तसादुम की कुव्वत ने मुझे सीट से उछाल दिया और मैं छत से टकरा के फिर नीचे आया।
मेरे कानों ने शीशा टूटने और दांत की चादर फटने की करख्त आवाज सुनी। अगर मैंने आंखें मजबूती से बंद ना रखी होती तो ये शीशे मेरी आंखों में उतर जाते। इनकी नोकीली तेजदार आंख के पर्दे को चीर देती और मैं हमेशा के लिए अंधा हो जाता। अब मुझे माथे, चेहरे, बाजुओं पर आने वाली गहरी खराशों की टेस का एहसास हो रहा था और जो खून बहकर लबों तक पहुंचा था उसका तलख जायका मुझे अपनी जबान पर महसूस हो रहा था। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो नक्शा बदल चुका था। दूसरी गाड़ी को फॉक्स वैगन ने गैर मुतवक्के तौर पर बाईं जानिब से निकलकर इतनी कुव्वत से टक्कर मारी थी कि वो उलट गई थी और कई कलाबाजियां खाने के बाद सड़क के दूसरे किनारे पर एक और कोठी की दीवार से जा टकराई थी। दीवार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, चुनाचे टूट गई थी और उसका मलबा भी उल्टी हुई गाड़ी पर गिरा था। मेरी अपनी गाड़ी का सामने का उलिया बिगड़ गया था, इसका बोनट चिपटा हो गया था और दरमियान से ऊपर उठ गया था। बम्पर टूटकर अलग हो गया था और बीट गार्ड चीथड़ा बन के लटक रहे थे। जाहिर है हेडलाइट्स का तो नामो निशान भी बाकी ना रहा था। डिक्की कुछ और दब जाती तो पेट्रोल टैंक फटता, मगर फॉक्स वैगन में बम्पर के बिल्कुल पीछे डिक्की में सबसे आगे फाजल टायर खड़ा रहता है जिसमें हवा होती है। इस फाजल टायर ने, जिसमें हवा का दबाव 30 पाउंड फी मुरब्बा इंच था, दूसरे न्यूमेटिक बम्पर का काम किया और शाक को कम कर दिया। स्टेपनी टेढ़ी हो गई मगर पेट्रोल टैंक बच गया, वरना गाड़ी में आग लग जाना यकीनी था। तसादुम के पहले धमाके के बाद कई धमाके तसलसल से हुए थे। दूसरी गाड़ी के हर बार उलटने से एक धमाका हुआ था, उसके दीवार से टकराने के बाद एक धमाका हुआ था और जब शिकस्ता दीवार की ईंटों ने गाड़ी को संगसार किया था तो धमाके हुए थे। इस शोर की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गई थी और वो सब जो अपने अपने घरों के अंदर बिस्तरों में दुबके हुए थे, खाने की मेज पर थे, टीवी देख रहे थे या ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ गप लड़ा रहे थे, चौंक कर बाहर आने पर मजबूर हो गए थे। उनमें सबसे आगे उसी कोठी का मकीन था जिसकी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर मैंने ये तकरीबी कार्रवाई की थी। अब मैं उसके गेट से बाहर निकल चुका था और फिर सड़क पर था। मेरी गाड़ी ने रोड को ब्लॉक कर रखा था और मैं करीब आने वालों की आवाजें सुन रहा था। होश बहाल होते ही मैंने चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया। चाबी अपनी जगह पर मौजूद थी और स्विच ऑन था। डायल पर 2 नन्हे नन्हे सुर्ख दायरे से रोशन थे। मैंने चाबी घुमाई तो इंजन ने स्टार्ट होने में देर नहीं लगाई और दोनों रोशन नुक्ते गायब हो गए, जिसका मतलब ये था कि ऑयल प्रेशर नॉर्मल है और डायनमो भी चार्जिंग कर रहा है। मैंने एक बार फिर खुदा को याद करके उससे इमदाद मांगी और गाड़ी को गियर में डाल दिया। गाड़ी आगे बढ़ी और मैंने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी सड़क पर चल पड़ी तो मैंने वही इत्मीनान की खुशी महसूस की जो दुश्मन का एक मजबूत मोर्चा किसी जानी नुकसान के बगैर सर कर लेने से किसी कमांडर को हो सकती है। गाड़ी का नुकसान कोई अहमियत नहीं रखता था, इसकी सिर्फ सूरत बिगड़ी थी, कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं आया था। यह हो सकता था कि गाड़ी के व्हील आउट हो जाते, इसका एक्सल टूट जाता या टेढ़ा हो जाता, बाल ज्वाइंट या टाई राड नाकारा हो जाते। मैंने एक बड़ा खतरा मोल लिया था मगर उसके दामन में ना जाने कितने छोटे छोटे खतरात पोशीदा थे। गाड़ी के टूटे फूटे मिड गार्ड से बम्पर के लटकते हुए हिस्से और दूसरे शिकस्ता हिस्सों से बहुत सी अजीबो गरीब आवाजें निकलने लगी मगर गाड़ी चल रही थी। मैंने अपने पीछे बहुत चीखो पुकार सुनी। ये दोनों तरफ की कोठियों से निकल आने वाले थे जो देख रहे थे कि तसादुम के बाद एक गाड़ी फरार हो रही है। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि हादसा कैसे हुआ और वो सोच भी नहीं सकते थे कि यह हादसा नहीं एक जंगी इक़दाम था। मैंने अपनी गाड़ी को टैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए गनीम की कुव्वत पर कारी ज़रब लगाई थी और उसे ख़त्म कर दिया था। अंधेरे में कोई भी गाड़ी का नंबर देख नहीं सकता था। उनमें से किसी ने पत्थर भी फेंका जो गाड़ी के पिछले हिस्से पर लगा और इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी मेरे होंठों पर हंसी आ गई। बेबस लोग इससे ज्यादा कर भी क्या सकते थे। शाबाश शेर की बच्ची, मैंने फॉक्स वैगन से कहा और खुद ही हंसा। मुझे अपनी हालत का बिल्कुल ख्याल ना था, सिर्फ ये एहसास था कि मैं एक नादीदा दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला चुका हूँ और मैंने जान हथेली पर रख कर जो बाजी लगाई थी वो मैंने जीत लिया। वो कौन थे, क्या चाहते थे, ये जानना इतना अहम नहीं था। वो मेरे खैर ख्वाह बहरहाल नहीं थे और नेक अज़ाइम तो हरगिज़ नहीं रखते थे। एक धमाका सुनकर मैंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा। आवाज़ बहुत दूर से आई थी लेकिन मेरे कानों ने सुन ली थी। जहाँ वो गाड़ी उल्टी थी वहाँ अब एक अलाव रोशन था और शोले बढ़कर रग से अजल पेश कर रहे थे। मालूम नहीं उस गाड़ी में कितने आदमी थे, कितने जख्मी हुए थे और कितने मर गए थे। लोग इसको बाहर निकालने में कामयाब हुए थे या नहीं, मैंने सोचा। ख्याल यही कहता था कि उनमें से कोई नहीं बचा होगा। इस किस्म के हादसे में कौन सलामत रह सकता है। अगर कोई फौरन खलाक नहीं होता तो ढांचे में फंसा रह जाता है, जिसे निकालने के लिए अक्सर ढांचे को काटना भी पड़ता है। मदद के लिए आने वालों को इतना वक्त ही कहाँ मिला था कि वो किसी जख्मी को निकाल सकते। पेट्रोल टैंक फटने का अंदेशा सबको अपनी हिफाजत पर मजबूर करता है और किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं पड़ती।
कोई जोश जज्बात में बहुत आगे बढ़ गया होगा तो उसे कज़ा ही ने मजबूर किया होगा। मैंने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई। मालूम नहीं ये नए शिकारी थे या पुराने और क्या चाहते थे। आदमी के चाहने से कुछ नहीं होता, सारा खेल तो तकदीर का है। वो दिलावर एंड कंपनी या मुल्क दुश्मन अनासर के आलाकार थे तो उनको इस मिशन से हाथ धोने पड़े थे। इस काम का मुआवजा लेते वक्त उन्होंने पूरे अज़म और एतमाद के साथ सोचा होगा कि ये कौन सा मुश्किल काम है, और काम के मुकाबले में मुआवजे की रकम उनको इतनी बड़ी महसूस हुई होगी कि वो मौत को भूलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगे होंगे जो दौलत के बगैर हवाई कले थे। अब वो अपने मंसूबों और उनकी तकमील के ख्वाबों, उम्मीदों, हौसलों के साथ राख हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कागज के नोट जल कर राख हो जाते हैं। उनके कागजी ख्यालों के महल उनके वजूद के साथ जलकर फना हो रहे थे। अब तक मैं सीधा चलता जा रहा था। ज़हनी इंतजार की कैफियत में यह भूला हुआ था कि मैं सड़क पर हूँ। न जाने कितनी देर गुजर जाने वाली गाड़ियों ने फॉक्स वैगन के शिकस्ता ढांचे को देखा होगा और क्या समझा होगा। मुझे ये ख्याल भी आया कि जाए वारदात पर जमा होने वालों में से कोई अपनी कार निकालकर मेरे ताकुब में रवाना हो सकता है और किसी दुश्वारी के बगैर मुझे पकड़ भी सकता है। मेरे लिए ज़रूरी था कि फ़ौरन इस गाड़ी से निजात हासिल कर लूँ। ये राबिया की असल गाड़ी नहीं थी, लेकिन कागजात इसको यही साबित करते थे। चुनाचे इसका राबिया की या हमारी रिहाइशगाह के कुर्बो जवार में पाया जाने भी खतरे से खाली नहीं था। अगर मुमकिन होता तो मैं इसे पुल पर से दरियाए रावी में गर्क कर देता, मगर इस साल में मेरा पुल तक पहुंचना ही नामुमकिन था। फिर मैं गाड़ी को कहाँ छोड़ूं? मैंने सोचना शुरू कर दिया। ये मॉडल टाउन का इलाका था जहाँ रात के वक्त छोटी बड़ी सड़कों पर एक जैसी वीरानी थी। मैंने अभी तक अपने रास्ते का तयन नहीं किया था और सिर्फ ये कोशिश करता रहा था कि जितनी जल्द मुमकिन हो खतरे की हदूद से दूर चला जाऊं। अब मैं इतनी दूर आ चुका था कि ताकुब में आने वाले मुझे तलाश नहीं कर सकते थे। मैं सोचे समझे बगैर छोटी छोटी सड़कों पर दाएं बाएं चलता गया और मॉडल टाउन तक पहुंच गया। फिर मैंने एक मोड़ को पहचान लिया। यहाँ से कसरे जमशेद ज्यादा दूर नहीं था। कसर बहुत पहले खंडर बन चुका था। इस खंडर को चौधरी दिलावर एंड कंपनी ने भी इस्तेमाल किया था, और जब इस खुफिया अड्डे की पोजीशन मशकूक होने लगी थी तो वो उसे आग लगा के रही सही कसर पूरी कर गए थे और इस खंडर के मलबे को अपने मादी पर नूहा खवां छोड़कर रुखसत हो गए थे। अब वहां कोई नहीं था और मुझे इस वक्त वही एक ऐसी महफूज जगह नजर आई जहां मैं इस कार के ढांचे को छोड़ सकता था और जहां यह ढांचा किसी की तवज्जो का मरकज नहीं बन सकता था। लेकिन बाद में अपनी तबाही की दास्तान सुना के चौधरी दिलावर तक हमारा पैगाम जरूर पहुंचा सकता था कि उन्होंने हमारे लिए जो नया जाल फैलाया था हम उसमें गिरफ्तार नहीं हो सके। कसरे जमशेद रात के अंधेरे में एक पुर आसे मरगट लगता था। इसके टूटे फूटे खंडर की वैरानी में कब्रिस्तान का सुकूत था और मौत की होलनाकी साया फिगन थी। एक बार फिर मेरे दिल को दुनिया की बेसबाती के ख्याल ने दर से इबरत दिया। उजाड़ बाग के गोशे में कसरे जमशेद के मोहमार और मालिक नवाब खसरू जमशेद का ढांचा अब तक मौजूद था और शायद उनकी रूह अपनी आंखों से ओहदे रफ्ता की शानो शौकत, तज़य्युन व आराइश और हुस्नो ज़िबाइश के वो गुमशुदा आसार तलाश करती थी जो दौलत पर गुरूर की दुनियावी अलामत का तुर्रा इम्तियाज थी। शायद वो झोंपड़ियां अब भी आबाद थी जिनमें इस कसरे आलीशान के दरबान, खुद्दाम और फर्राश रहते थे, मगर महल और महल वाले अफसाने फरदा बन गए थे। गाड़ी को मैं घास फूस और कूड़े करकट पर से गुजारता हुआ पिछले हिस्से में ले गया। अंधेरे में हेडलाइट्स के बगैर यहाँ तक पहुंच जाना ही ताइदे इज़्ज़ी की अलामत था, वरना ये हो सकता था कि मैं किसी दूसरे हादसे का शिकार हो जाता या पकड़ लिया जाता। गाड़ी की आवाज़ और मेरी हालत देखकर गश्त करने वाली पुलिस मेरे पीछे लग जाती। मैं उनसे बचकर फरार नहीं हो सकता था। ऊंचे नीचे नामवार रास्ते पर गाड़ी बहुत शोर करने लगी थी और झटकों से मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जख्मी ही नहीं, अंदरूनी चोटों से भी खस्ता हाल हुआ हूँ और मेरा पूरा वजूद दर्द का दरमा मांगता है। गाड़ी को रोकने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। बैठे बैठे मेरी कमर, शाने, टांगों के पट्टे अकड़ गए थे। ताम जमीन पर खड़ा होने के बाद मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि हड्डियां सलामत थी। मैंने कोशिश से बाजू घुमाए, ऊपर नीचे किए, टांगों को हरकत दी और चंद कदम चला। मेरी पेशानी पर, मुंह पर, हाथों पर गहरी खराशों से निकलने वाला खून जम चुका था। हरकत से ये जख्म चिटकने लगे। थोड़ा सा घूम फिर कर मैंने खंडर के एक हिस्से को मुंतखब किया जिसकी एक दीवार अंदर की जानिब गिर जाने से खुला रास्ता बन गया था। मैंने फर्श पर बिखरी हुई ईंटों को इस तरह हटाया कि गाड़ी के 2 पहियों के लिए गुजरगाह बन जाए। इसमें मुझे जुज़वी कामयाबी हुई। मेरे लिए सारे मलबे को साफ करना अमलन नामुमकिन था और गाड़ी का अंदर पहुंचना अब भी दुश्वार नजर आता था, लेकिन मैं इस वक्त कुछ न करने से कुछ करना बेहतर समझता था। मैं फिर गाड़ी में बैठा और उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ पीछे ले गया। अंधेरे में वो साफ रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था
जो मैंने 2 पहियों के लिए बनाया था। मैंने अपनी ड्राइविंग की सलाहियत से ज्यादा खुदा की मदद पर भरोसा किया और गाड़ी को तेजी से चलाता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक सीधा ले गया।